हेलो स्टूडेंट। संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जो है प्रारंभ की गई ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हिंदी अनिवार्य आपकी जो है वो मैंने प्रारंभ की थी और इसी श्रृंखला में जो है मैंने आपका अध्याय 1 जो है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा जो है वो मैंने आपका पूर्ण करा दिया था। उसके बाद में अध्याय 2 जो है गद्य भाग से ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य भाग से ही जो है अध्याय 2 प्रारंभ किया था मैंने। और अध्याय 2 चैप्टर नंबर जो है आपकी बुक का शायद 11 है, तो उसमें मैंने राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुर गांव में रहने वाले थे इसलिए बेनीपुरी जुड़ गया नाम के साथ में, राम वृक्ष बेनीपुरी का एक अध्याय शुरू किया था बाल गोविंद भगत, जो कि एक शब्द चित्र है, एक प्रकार का संस्मरण और रेखा चित्र का मिश्रण है। ये मैंने प्रारंभ किया था। एक सूचना पहले मैं प्रारंभ करने से पहले मैं एक सूचना आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम अगला जो है आज की कक्षा में पाठ प्रारंभ करेंगे। भाई एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग जो है इस जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करें और शेयर करें। अपने मित्र जो लोग हैं, अपने परिवारजन के जो लोग हैं उनके पास शेयर करें ताकि उनको भी जो है इन कक्षाओं का लाभ मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्र हैं उनको भी इस बारे के विषय में बताएं, अपने परिवारजन हैं जो कोई 10th में है उनको भी आप इसके बारे में बताएं, तो उनके साथ आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ताकि आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पास में बेल आइकन होता है, एक घंटे का चिन्ह, वो आपको दबा देना है बेल आइकन, ताकि उससे आपके पास जो है आने वाले जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट भी करते रहे। तो ये काम आप सभी को करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपको करते हुए चलना है। दूसरी जो मुझे बात बोलनी है वो मैं ये बोल रहा था कि आपका अध्याय 1 का मैंने पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए थे, तो आप सभी जो है गृह कार्य पूर्ण करके जो होमवर्क का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग जो है अपना होमवर्क भेज दें। ठीक है, तो ये 2 सूचना आप लोगों के लिए थी। ठीक है, आज अपन आगे चलते हैं। अध्याय चल रहा है अपने राम वृक्ष बेनीपुरी का। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का अध्याय का नाम है बाल गोविंद भगत। क्या पढ़ रहे हैं? बाल गोविंद भगत किसके द्वारा लिखा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। ठीक है, यह अध्याय में चल रहा था। पेज संख्या 71 पर आ जाएंगे आप लोग, पेज नंबर 71। देखो पैराग्राफ में 1-2 लाइन करा दी थी, लेकिन मैं वापस पहला जो पैराग्राफ है वो छोड़ रहा हूँ, पहला गद्य छोड़ के दूसरा गद्य जहां से प्रारंभ हो रहा है वहीं से वापस शुरू कर रहा हूँ। भादों की अंधेरी अधरतिया, देखो कठिन शब्द आएंगे इसमें, नोट करता चल रहा हूँ। भादो का मतलब हो गया भाद्रपद नहीं, भाद्रपद करो भाई, भाद्रपद। 1 मिनट रुको, इसको भाद्रपद भादवा, ठीक है। भादो यानी भाद्रपद या भादवा। अब भाद्रपद या भादवा एक माह है, हिंदी माह। ये क्या है? हिंदी मास। मैंने कल आपको बोला था कि आप लोग हिंदी मास का नाम याद कर लें। हिंदी के महीने जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीने हैं, अपने हिंदी महीनों के नाम आप लोग याद कर लें। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, इसको फिर चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद, अश्विन कार्तिक, पौष माघ मंगल फागुन। ठीक है, ये 12 महीनों के नाम जो है आप लोग याद कर लें अच्छे से, ताकि जगह जगह नाम आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। ये श्रावण के बाद आता है भाई भाद्रपद, तो भादो मास उसकी बात कर रहे हैं। और भादो की वे अंधेरी अधरतिया, और भादो मास की वे अंधेरी अधरतिया यानी आधी रात, अधरतिया
अधरतिया, ठीक है। अधरतिया का मतलब हो जाएगा आधी रात, आधी रात, अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है, कि भादों का मास चल रहा है, यानी भाद्रपद माह चल रहा है, और भाद्रपद मास जो है उस भाद्रपद मास के अंदर आधी रात का समय जा चुका है। अब श्रावण के बाद भाद्रपद आता है तो वर्षा होती है, तो थोड़ी ही देर पहले मूसलधार यानी बहुत तेज वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, कि बादल गरज रहे थे, बिजलियां जो तड़प बिजली की तड़प यानी बिजलियों के चमकने में आपने कुछ ना सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार, झिल्ली झिगुर जो होते हैं उनको कहते हैं झिल्ली, झिल्ली रात को बोलती है ना, ज्यादातर वर्षा के दिनों में बोलते हैं, तो झिल्ली की झनकार यानी झिल्ली की यानी झिगुर की झनकार, और दादुओं, दादुओं, दादुओं यानी मेंढकों, दादुओं यानी कि मेंढकों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कोलाहल देखो कठिन शब्द लिख देता हूं, मेरे एग्जाम में भी पंक्ति जोड़कर पढ़ा दूंगा आपको। कोलाहल, शोर शराबा, कोलाहल शोर शराबा। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई भादो मास चल रहा है, भाद्रपद का मास चल रहा था, आधी रात का समय जा चुका था, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार यानी अत्यधिक तीव्र तेज वर्षा जो होती है, मोटी मोटी जिसमें पानी की जो बूंदें बरसती हैं और तेज से, तो मूसलधार कहलाती है। तो मूसलधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज यानी बादलों का गर्जना, बिजली का चमकना, इसमें आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार यानी झिल्ली झिंगुर जो है उनका बोलना, झनकार यानी उनकी आवाजें, दादुओं की टर्टर, दादुओं यानी मेंढकों, मेंढकों की टर्टर यानी बारिश में मेंढक बोलते हैं तो उनकी टर्टर की आवाज में बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेकिन ये बादलों का गरजना, झिंगुरों का बोलना, मेंढकों की आवाजें, ये सब क्या नहीं कर सकती, बाल गोविंद, ये सब शोर शराबा जो है, कोलाहल यानी शोर शराबा, ये क्या नहीं कर सकता, बाल गोविंद भगत के संगीत को डुबो नहीं सकती, यानी उसको दबा नहीं सकती है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, उनकी खंजड़ी, खंजड़ी भाई एक वाद्य यंत्र होता है, लिख तो देता हूं, खंजड़ी, खंजड़ी वाद्य यंत्र, ठीक है। खंजड़ी क्या है, एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का मतलब होता है बजाने का, जैसे बड़े होते हैं, जैसे आम की लकड़ी की बनी होती है भाई खंजड़ी, तो आम की लकड़ी से बजी होती है, उसको बजाने का काम लेते हैं, छोटी डबली की तरह। तो उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, यानी उनकी खंजड़ी जो है, उनका वाद्य यंत्र, खंजड़ी जो था, खंजड़ी उसका नाम है उस वाद्य यंत्र का। ये सारंगी होता है, जैसे पुंगी होता है, वैसे देखो ये जो आपके चित्र दिया हुआ है इसमें हाथ में भी छोटी सी डबली सी है, उसको बजा रहे हैं। तो खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चियूक उठे ना, इस प्रकार का कोई गीत जो है वो गा रहे हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वे समझती है वे अकेली है और चमक उठती है। देखो अर्थ दे दिया है नीचे कि पिया जो है, प्रियतम जो है वो तो गोद में है, किंतु वे समझती है कि अकेली और चमक उठती है, चीयूक उठती है, उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका दिया। जैसे भादो मास जो होता है और भादो मास के बादलों से भरे हुए जो आकाश है उसके अंदर आधी रात को उनका ये गाना यानी उनका ये गीत जो है अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक से कौंध उठने वाली बिजली यानी चमक उठने वाली जो बिजली होती है उसकी तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, निस्तब्ध यानी बिल्कुल मौन वीरान हो जाता है जब,
सोया है बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। लेकिन बाल गोविंद भगत जो है उनका संगीत मानो जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और वो गीत गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक यानी कार्तिक मास, कार्तिक का मतलब है कार्तिक मास। यही लिख देता हूं पहले, कार्तिक, कार्तिक मास, ठीक है, ठीक है ना, कार्तिक मास। तो कार्तिक यानी कि कार्तिक आया नहीं है कि बाल गोविंद भगत प्रभातियां शुरू हो गई। अब देखो कार्तिक मास जो है वो आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां का मतलब होता है रैलियां, प्रातःकाल निकालते हैं ना भाई, प्रभातियां, रैली जिसको कहते हैं रैली, प्रभातियां यानी रैली शुरू हो गई जो फागुन तक चला करती है। फागुन ये भी हिंदी का मास है। फागुन यानी कि फाल्गुन मास, ठीक है, फाल्गुन मास। आगे चलेंगे, फागुन तक चला करती है। वे इन दिनों में सवेरे उठते हैं। अब इन दिनों में क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं। ना जाने किस वक्त जागकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। अब देखो बात करें कार्तिक की, कार्तिक में जाड़ा यानी सर्दियां पड़ती है और फाल्गुन मास जो होता है तब तक सर्दियां रहती है। लेकिन इन शीत के दिनों में, सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में भी बाल गोविंद भगत जो थे ना जाने किस वक्त जगकर, पता ही नहीं चलता था कि वो किस वक्त जो है जग जाते और वे नदी स्नान को जाते। और क्या करते वे, नदी स्नान यानी नदी पर स्नान करने के लिए जाते। और नदी कितना दूर पड़ती थी, नदी थी गांव से 2 मील दूर। नदी कितनी दूर थी, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। अब देखो नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील, 1 मील में 3 किलोमीटर लगभग होते हैं, 6 किलोमीटर दूर पैदल जो है वो जाया करते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे का तात्पर्य तालाब, गांव के बाहर जो पोखरे के ऊंचे भिंडे यानी तालाब के जो ऊंचे टीले थे उन पर अपनी खंजड़ी लेकर, अपनी खंजड़ी यानी अपनी डबली लेकर जा बैठते और गाने टेरने लगते। गाने टेरने लगते यानी गाने की पुकार लगाने लगते, गाने शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। अब लेखक स्वयं के लिए बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ ये भी हिंदी मास, हिंदी मास का मतलब महीना, हिंदी माह है, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि जैसे लेखक बता रहा है कि मैं देर तक जो है मैं स्वयं भी देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन क्या है एक दिन की बात है, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, भोर यानी सवेरा, भोर यानी कि सवेरा। तो बता रहे भाई कि माघ का महीना था और माघ में भी क्या है बहुत ठंड पड़ती, जाड़ा पड़ता है। तो उस ठंड के दिनों में भी एक दिन माघ का माह था और उस माह में, उस महीने में दांत किटकिटाने वाली, जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हमारे दांत बजने लग जाते हैं, तो दांत किटकिटाने वाली भोर में यानी प्रातः काल में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। कि उनका संगीत सुनकर मैं कहाँ पहुंच गया, पोखरे यानी तालाब पर पहुंच गया था।
अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। कभी आसमान में यानी आकाश में तारे के दीपक यानी जो तारे जल रहे थे उनको लेकर दीपक की संख्या दे रहा है कि तारे जो थे यानी तारे रूपी जो दीपक थे वो अभी नहीं बुझे थे। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। लेकिन पूरब में लोई, पूरब यानी पूर्व दिशा, सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरब में लोही लग गई थी। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व दिशा जो थी उस पूर्व दिशा में लोही, लोही का मतलब होता है लाल लाल रंग। जैसे आग जलाते हैं तो उसके अंदर ऊपर लालिमा सी होती है ना, ऐसे सूर्योदय से पूर्व दिशा में, सूर्य उदय से पूर्व यानी जब तक सूर्योदय नहीं होता है उससे पहले ही पूर्व दिशा यानी पूरब की दिशा में हम देखेंगे तो एक प्रकार की लालिमा सी जो होती है उसको कहते हैं लोही लग जाना। तो लोही लग गई थी जिसकी लालिमा, जिसके लाल रंग को शुक्र तारा जो है वो और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। खेत बगीचा सब घर सब पर क्या छा रहा था? कुहासा। कुहासा का मतलब क्या हो जाएगा? कोहरा। ओस छा जाती है ना, उसे कोहरा कहते हैं अपन। तो कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता था। आवर्त यानी ढका हुआ, आवृत ढका हुआ। सारा वातावरण जो था वो क्या लग रहा था? एक अजीब रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे रहस्य से आवर्त यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई, कुश, इसको मिटा रहा हूं मैं, बोर्ड डिलीट कर रहा हूं, ठीक है ना, बोर्ड डिलीट कर देता हूं, आगे लिखेंगे। कुश, कुश का मतलब हो जाएगा एक प्रकार की घास, एक प्रकार की क्या है? घास। देखो कुश एक प्रकार की घास का नाम है और हम लिखते हैं कुशाग्र। कुशाग्र किसको कहते हैं? कुशाग्र तेज बुद्धि वाला जो होता है, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र काम करती है, उसे हम कहते हैं कुशाग्र। विच्छेद करें, कुश प्लस अग्र। कुश प्लस अग्र का मतलब क्या हो जाएगा? कुश एक घास को कहते हैं और अग्र यानी आगे का हिस्सा। तो कुश यानी एक घास का नाम, अग्र यानी आगे की नोक जो होती है उसकी। तो कुशाग्र का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि कुश नामक घास की नोक के समान तीखी हो यानी तीव्र हो, उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। ठीक है ना, ये कुशाग्र कुश से ही बनाए हुए, समझ में आ गया हो आपको? ठीक है, तो कुशाग्र की बात हो गई यहाँ पर अपने। तो देखो भाई आगे चल रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि उस रहस्य में वातावरण, उस रहस्य में जो वातावरण है उसमें एक कुश की चटाई भी है, यानी कुश घास जो होती है उसकी चटाई पर पूरब मुंह, पूरब की तरफ मुंह, पूरब मुंह का मतलब है पूरब की तरफ मुंह, काली कमली ओढ़े यानी काले रंग का जो कंबल था उसको ओढ़े हुए थे। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। और क्या कर रहे थे? बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी जो है उसे लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और उनके मुंह से शब्दों का तांता यानी एक के बाद एक शब्द जो है निकलते जा रहे थे। तांता मतलब एक के बाद एक बहुत सारे जो है, तो उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी और उनकी जो उंगलियां हैं वो खंजड़ी को बार बार जो है लगातार उस पर चल रही थी उसको बजाने के लिए। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। अब देखो जब वो गाते तो गाते गाते इतने मस्त हो जाते, आनंदित हो जाते, इतने सुरूर में यानी संगीत में खो जाते, इतने उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब क्या करेंगे, गाते गाते खड़े हो जाएंगे। कमली तो
बार बार सिर से नीचे सरक जाती, और जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था वो कंबली पर काले रंग की जो कंबल थी वो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मैं जाड़े से, जाड़े यानी सर्दी से, मैं जाड़े से ठंड, या सर्दी, तो मैं जाड़े से यानी ठंड या सर्दी से कपकपा रहा था यानी कांप रहा था, उसके लिए दूसरी छूटना, वो कपकपा रहा था। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक रहे थे। किंतु तारे की छांव यानी तारों के प्रकाश में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, श्रम बिंदु होते हैं मेहनत की बूंदे अर्थात पसीने की बूंदे जो थी वो उनके जब तक चमक रही थी, जब तक चमक रही थी, श्रम बिंदु लिख देता हूं, श्रम बिंदु, पसीने की बूंदे, श्रम मेहनत को कहते हैं, बिंदु यानी बूंदे, मेहनत से जो बूंदे बन जाए यानी कि पसीने की बूंदे जो है वो जब तक चमक उठती थी। तो जो है यानी कि वो ऐसे जाड़े के अंदर जब शरीर कपकपा रहा था, उस कपकपाते हुए शरीर में भी वो तारों की छांव पर उनके मस्तक पर क्या हो रहा था, जब तक जो है श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। गर्मियों में उनकी साझा में कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती थी। अब गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में उनकी संझा, संझा का मतलब होता है शाम के समय जो गीत गाए जाते हैं, तो संझा जो थी कितनी उमस भरी शाम कि चाहे कितनी भी गर्मियों उमस भरी शाम क्यों ना हो उसको शीतल कर देती थी, उसको क्या कर देती थी, ठंडा कर देती थी। अपने घर आंगन में आसन जमा बैठते, और वो क्या करते, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते यानी वहां आसन लगा लेते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, और गांव के उनके कुछ प्रेमी यानी कुछ उनसे प्रेम व्यवहार रखने वाले भी जो क्या करते हैं उनसे जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार होती, खंजड़ी बस्ती और करताल ये भी एक वाद्य यंत्र है भाई, तो खंजड़ी और करताल वाद्य यंत्रों की जो है भरमार होती, तालियां भी बजाई जाती, करताल ताली को भी कहते हैं, तो ये मान लो कि खंजड़ी बस्ती और तालियां जो है बजाई जाती उसकी भरमार होती। एक पद बाल गोविंद भगत किए जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती कि एक पद बाल गोविंद भगत जो है गाते, फिर उनकी जो मंडली होती थी प्रेम मंडली वो उसी को दोहराती यानी उसी को दोबारा से दोहराती, उसको रिपीट करती, फिर ठहराती यानी तीसरी बार बोलती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, और धीरे धीरे उनकी आवाज ऊंची होने लगती। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, कि एक निश्चित ताल के साथ में, एक निश्चित गति के साथ में, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। उस ताल स्वर यानी उस ताल की आवाज के साथ में स्वर के चढ़ाव के साथ यानी स्वर वो आवाजों के चढ़ाव जो था उसके साथ श्रोताओं के मन, श्रोता मतलब सुनने वाले, उनके मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, और धीरे धीरे मन जो है वो तन, तन यानी शरीर पर, तन यानी शरीर पर क्या हो जाता, हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और शरीर पर जब मन हावी हो जाता तो होते होते एक समय ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत खड़े होकर अपनी खंजड़ी हाथ में लिए नृत्य कर रहे हैं। सब साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील होते, और साथ ही सबके तन और मन जो है वो नृत्यशील यानी नाचने के लिए तैयार हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, और सारा आंगन जो था वो नृत्य और संगीत से क्या था, ओतप्रोत यानी भरा हुआ सा लगता था। नेक्स्ट देखेंगे अगले अध्याय में। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखो कितनी अजीब बात है भाई,
कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कहते हैं सबसे ऊंचाई पर, सबसे अच्छी जिसको हम कहते हैं वो कहते हैं चरम, शीर्ष पर यानी। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया, यानी उनके बेटे की मृत्यु हो गई। देखो कोई और व्यक्ति होता तो क्या होता, टूट जाता, अपने बेटे की मृत्यु मानकर रोता पीटता दुखी हो जाता। लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो थे उन्होंने उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन दिखा, जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इकलौता बेटा था वे और उनके एक ही पुत्र था, एक ही बेटा था। कुछ सुस्त और बोधा सा था, कुछ सुस्त रहता था अपने आप में, बोधा सा यानी कम बुद्धि वाला जिसको हम कह सकते हैं। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, लेकिन किंतु यही कारण था कि बाल गोविंद भगत फिर उसको ज्यादा ध्यान दे रखते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। उनकी समझ में, किसकी समझ में, बाल गोविंद भगत की समझ में, कि बाल गोविंद भगत की समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और उनसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग निगरानी और मोहब्बत करने के ज्यादा हकदार होते हैं। एक प्रश्न बनेगा पीछे आपके कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना थी उसका चरम उत्कर्ष किस दिन पर दिखाई दिया, तो ये आपको यहाँ से अंडरलाइन कर लेना इस पैराग्राफ में कि उनके पुत्र की मृत्यु हुई उस दिन संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जो था वो दिखाई दिया। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं, बड़ी साज से उसकी शादी कराई थी। बड़ी साज से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से उसकी शादी यानी उसका विवाह कराया था। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू यानी मैं पहले बता चुका हूँ पुत्रवधू, कठिन शब्दार्थ में लिखा भी दिया था मैंने। पतोहू यानी पुत्रवधू, बड़ी सुभग यानी सुभग का मतलब है बहुत अच्छे भाग्य वाली, और सुशील, सुशील सु का मतलब है अच्छा, शील का मतलब आचरण, अच्छे आचरण वाली मिली थी। सुशील लिखोगे भाई, सुभग, अच्छे भाग्य वाला, अच्छे भाग्य वाला, यहां पर वाली आ जाएगा। और सुशील, अच्छे आचरण वाली। तो पतोहू जो थी, पुत्रवधू जो थी, वो एक तो सुभग थी यानी बहुत ही भाग्यशाली थी, अच्छे भाग्य वाली थी। दूसरी सुशील थी, सुशील का मतलब अच्छे आचरण वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। देखो, घर की पूरी प्रबंधिका यानी घर का पूरा प्रबंध जो है उसने संभाल लिया था, घर का पूरा कार्यभार उसने संभाल लिया था। और प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त का मतलब होता है दुनियादारी से उनको फ्री कर दिया था, अवकाश दे दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब उनका बेटा बीमार था, इसकी जो है लोगों को खबर रखने की कहाँ फुर्सत। फुर्सत का मतलब होता है अवकाश, फुर्सत यानी अवकाश। अवकाश, तो लोगों को कहाँ अवकाश था कि उनके बेटे के बारे में खबर रख सके। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। लेकिन जब मौत आती है तो मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर रहती है। हमने सुना क्या सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। हमने सुना, लेखक बता रहा है कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। तो मैं भी, लेखक भी कुतूहलवश यानी जानने की इच्छा, देखने की इच्छा के कारण वो कहाँ चला गया, जिज्ञासा के कारण उनके घर गया। देखकर दंग रह गया, देखकर दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह गया, आश्चर्यचकित रह जाना। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। उन्होंने मृत बेटे के शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से क्या कर रखा था, ढांक रखा था।
वे कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। अब फूल तो हमेशा उनके घर में लगे रहते थे, रोकते थे यानी उगाते थे, तो उसमें से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए यानी पुत्र के ऊपर बिखेर दिए। फूल और तुलसी दल यानी तुलसी के जो पत्ते थे वे सिरहा ने एक चिराग जला दिया, और सिरहा ने एक चिराग यानी एक दीपक जो था वो रख दिया। ठीक है, तो ये उन्होंने मतलब बेटे का जब देहांत हुआ तो कोई किसी प्रकार का बाहरी दिखावा नहीं किया, बेटे को मृत शरीर को एक सफेद चादर से ढक दिया चटाई पर लेटाकर, और उसके ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते डाल दिए, और सिरहा ने एक दीपक जो है उन्होंने जला दिया। तो जब लेखक गया तो उसने ये देखा। तो आज की कक्षा में भाई बस इतना ही रखेंगे। इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर सभी से कहूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ जो है लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के लिए इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।